अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। सर अगर हमारे एग्जाम में हमारे लिए क्वेश्चन आएगा ना 6 नंबर का, या तो जनरल एंट्री आएंगी या आएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को, ठीक है ना। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसको कैसे बनाया जाएगा, क्या होगा इसका तरीका, उसको देखते हैं फटाफट से, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले ना जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है हमारा, इसका जो नेचर होता है बच्चों कैसा होता है, कैसा नेचर होगा, ये नॉमिनल नेचर होगा क्योंकि थोड़े टाइम के लिए बनता है ये अकाउंट, ठीक है जी। तो इसको बनाने का जो हमारा पर्पज है वो सिर्फ क्या है, अपनी एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज को क्या करना, पे करना, ठीक है जी। मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया था कि हम सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम ऐसी हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी एसेट्स ऐसी हैं जिनको हम बेच सकते हैं, उनको उठा के कहां पे ले आएंगे, रियलाइजेशन में। और जितनी भी लायबिलिटीज हमारी पे की जाएंगी यानी कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो हैं उनको कहां पे ले आएंगे, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में क्या नहीं आएगा सर, एसेट साइड में बात करें तो कैश, बैंक और P&L अकाउंट, मतलब लॉस वगैरह जो है हमारे वो, यानी कि पार्टनर्स का पैसा और कैश और बैंक इधर से नहीं आएगा। और इधर से बात करें लायबिलिटी साइड से तो पार्टनर्स का पैसा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है, पार्टनर्स के पैसे में बच्चों कैपिटल भी आ जाएगी, रिजर्व प्रॉफिट वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। और पार्टनर का लोन भी नहीं आएगा। पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट क्या था, याद है आपको, बताओ फटाफट। पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट क्या था, वेरी गुड बेटा, पार्टनर के लोन को हम डायरेक्ट पे करते हैं ना, वेरी गुड, है ना। तो उसको कहां पे लेके जाएंगे, या तो कैश या बैंक में जाएगा, या उसको डायरेक्ट पे करने के एंट्री करने को आएगा तो एंट्री कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए अब फटाफट से समझते हैं सर अकाउंट कैसे बनेगा। तो बच्चों सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए आपको फॉर्मेट पता ही होगा इसका क्या है। सर अकाउंट तो सर टी फॉर्म में ही बनते हैं सारे, है ना। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, फॉर्मेट का। टी फॉर्म में क्या बनाएंगे, अपना फॉर्मेट। ठीक है जी, बताओ जी क्या क्या आएगा इसमें, जल्दी बताओ। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो अब देखिए सबसे पहली बात, अगर मुझे एसेट साइड से, बैलेंस शीट की एसेट साइड में से मुझे क्या लेके आना है, वो एसेट्स जिनको मैं क्या कर सकता हूं, बेच सकता हूं, उनको कहां पे लेके आना है, रियलाइजेशन में। एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है ना। तो बेटा एसेट्स कहां पे आएंगी, डेबिट साइड में आएंगी। जर्नल के लिए रूल क्या था हमारा, सर एसेट्स को हमें क्या करना था, खत्म, एसेट्स को खत्म करना था तो क्या कर रहे थे, क्रेडिट। तो डेबिट किसको कर रहे थे, रियलाइजेशन को। लेकिन अकाउंट बनाते टाइम में हमें क्या देखना है, एसेट्स का बैलेंस कैसा है, डेबिट, तो वो कहां पे आएंगी, डेबिट साइड में। और लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट, तो वो कहां आएंगी, क्रेडिट साइड में। समझ में आ रही है बात। तो पहले उनको बैलेंस शीट से उठा के ले आएंगे कहां पे, रियलाइजेशन के। एसेट्स हैं तो डेबिट में और लायबिलिटीज है तो क्रेडिट में, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे क्या, देखो लिखेंगे कैसे वो समझो। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे टू, हम ऐसे लिखेंगे सुंदरी एसेट्स, है ना, समझ में आ रही है बात। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू सुंदरी एसेट्स। और सुंदरी एसेट्स में जो जो एसेट्स आपको दे रखी हैं, जैसे सपोज प्लांट एंड मशीनरी, बेटा यहां पे बार बार टू मत लिखना, मैं जस्ट आपको 2-4 एसेट्स के नाम लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्नीचर, बिल्डिंग और डेटर्स ले लेते हैं बस। बेटा अगर डेटर्स है तो इधर आएंगे, प्रोविजन है तो उधर आएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो पहला काम तो ये रहने वाला है हमारा, ले आए। अच्छा इनके अमाउंट भी लिख देता हूं, ऐसे ही रैंडम अमाउंट ले लेते हैं। इसका 2 लाख, ठीक है, इसका 1 लाख, इसका 80,000 और इसका 20,000। बेटा टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 लाख आउटर कॉलम में लिख देंगे, है ना। तो ये हमारी एसेट्स आ गई इधर, क्लियर। इधर क्या आनी है हमारी, लायबिलिटीज। जो लायबिलिटीज क्या करनी है, पे करनी है, यानी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जिनको हम कहते हैं, ठीक है जी। तो बेटा यहां पे ले आओ लायबिलिटीज को। तो यहां पे क्या लिखोगे, बाय सुंदरी लायबिलिटीज, ठीक है जी। बताओ जी इसमें क्या क्या है हमारा, क्या क्या आ सकता है बताओ जरा। क्रेडिटर आएगा नहीं आएगा, क्रेडिटर थर्ड पार्टी है जी, बिल्कुल आएगा, ठीक है जी। अच्छा मिस्टर ए का लोन है, आएगा, आएगा नहीं आएगा।
लेकिन मिसेस बी का लोन है, आएगा नहीं आएगा? हाँ जी, आएगा नहीं आएगा? मिसेस बी हमारे लिए कौन है? थर्ड पार्टी है या नहीं है? भाई मिस्टर बी की फर्स्ट पार्टी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो थर्ड पार्टी है ना वो, समझ रहे हो ना? हमारे लिए तो बाहर वाली है ना, बी की घर वाली है, समझ में आ रही है बात? तो भैया बी की मिसेज का लोन भी आएगा, क्लियर है ना? तो समझो, तो यहां पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्रेडिटर, और मैं ले लेता हूं बस मिसेज बी का लोन, है ना जी, मिसेज बीज लोन, क्लियर है जी? और कोई लाइबिलिटी नहीं है, दो ही लाइबिलिटी मान लेते हैं, ठीक है जी? लेट सपोज ये 50,000 है और ये 1 लाख ले लेते हैं। बच्चों टोटल यहां पे कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना सीख गए आप लोग, इसमें कुछ रटने की जरूरत तो है नहीं, क्लियर? ये तो आपको पहली क्लास में बताया गया था ना कि कौन सी चीज रियलाइजेशन में जाएगी। तो जो जो रियलाइजेशन में जाएंगी, अगर एसेट्स है तो कहाँ आएंगे? डेबिट में, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज है तो कहाँ आएंगे? क्रेडिट में, क्योंकि उनका बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है जी? इनको ट्रांसफर करने के बाद हमें क्या करना है? इनको बेचना है, एसेट्स को बेचना है, और लाइबिलिटीज को क्या करना है? पे करना है, ठीक है जी? समझ में आ गई बात? तो चलिए पहले बेचते हैं। बेटा अब ध्यान से समझना, मैं आपको सारे केस समझाऊंगा यहीं पे। प्लांट एंड मशीनरी पता कितने की है? 2 लाख रुपए की। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 2 लाख की, ठीक है जी? पॉइंट लिखा हुआ है नीचे, एडजस्टमेंट दे रखी है आपको कि प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड ₹1,80,000। प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज्ड हो गई कितने में? 1,80,000 में। कहां पे आना चाहिए अब आपके हिसाब से? पहले बताओ, पैसा आएगा या जाएगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा, ठीक है ना? अगर एंट्री की बात करें तो सिंपल है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्लियर है ना? तो बच्चों देखो सिंपल सी बात समझिए सर, एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है, एसेट्स ये आके रख गई, इस अकाउंट के डेबिट साइड में रख दी हमने। अब हमें इनको यहाँ से जब बेचेंगे तो यहाँ से निकालनी भी तो पड़ेंगी, तो रियलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? कम, है ना? तो कम करने के लिए कहाँ लिखेंगे? इसके अपोजिट में। प्लांट एंड मशीनरी इधर है, कम करने के लिए कहाँ लिखी जाएगी? क्रेडिट में। समझ में आ रही है बात? वरना आप लोग जो एंट्री से भी समझ सकते हो, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन किस में आएगा? क्रेडिट साइड में। बात समझ में आ रही है? क्या आएगा? बाय बैंक लिखूंगा या बाय प्लांट एंड मशीनरी लिखूंगा? बाय बैंक, बहुत बढ़िया। बेटा यहां पे क्या लिखेंगे हम? बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी? अब देखो मैं बैंक लिखने के बाद, सपोज करिए मैंने ये सारी एसेट्स कैश में बेची है, बैंक से बेची है। बेटा समझो इधर, बैंक के अंदर क्या क्या आएगा? वो जैसे मैंने यहां पे सन्ड्री एसेट्स इकट्ठा लिख के फिर अंदर लिख दिया ना, तो मैं बैंक लिख के, मैं बैंक को बार बार बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक लिखूं, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैं क्या करता हूं? बाय बैंक लिख के इसी में नीचे क्या लिख लेता हूं? प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिख देते हैं? प्लांट एंड मशीनरी। बेटा ये लिखने का मतलब ये नहीं कि मैंने एंट्री प्लांट एंड मशीनरी टू रियलाइजेशन करी, मैंने एंट्री करी है बैंक टू रियलाइजेशन। मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाई बैंक का जो अमाउंट आउटर कॉलम में आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी का कितना आ रहा है? 180। बेटा जितने में बेचिए उतना लिखेंगे बस, और कुछ नहीं, क्लियर है जी? और लेट सपोज मैंने बिल्डिंग भी बेच दी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखिए, एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड एट ₹1,30,000। बिल्डिंग कितने में रियलाइज हुई है? 1,30,000 में। तो यहां पे क्या लिख दोगे? अलग से नहीं लिखेंगे बैंक, इसी में क्या लिख देंगे? बिल्डिंग। कितना? 1,30,000। समझ आ गया? चलिए टोटल कर लेते हैं, और कोई पॉइंट नहीं है इसका, ठीक है जी? टोटल कर लेना है इसका। तो 1 लाख, 2 लाख, 3,10,000। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 3,10,000। बेटा अगला पॉइंट सुनना, अगला पॉइंट लिखा है फर्नीचर, फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख। फर्नीचर हमारा वैसे भी कितने का? 1 लाख का ही है। फर्नीचर इज टेकन बाय मिसेज बी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, ऑफ हर क्लेम, जो भी है। बताइए जी, 1 लाख रुपए का जो फर्नीचर है ना हमारे पास, उसको कौन लेके जा रहा है? मिसेज बी लेके जा रही है। कह रही मेरे पैसे हैं आपके पास, आप अभी पैसे नहीं दे पा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, आप क्या करो, मेरे को अपना फर्नीचर दे दो। कहाँ पे आएगा? डेबिट में, क्रेडिट में?
याद है ना आपको, बताया था ना बेटा, जब कोई एसेट और कोई लायबिलिटी की पेमेंट आपस में क्या की जा रही है, दोनों चीजें आपस में सेटल की जा रही हैं, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होती। जब जनरल एंट्री नहीं होती तो सर ऑब्वियसली बात है लेजर पोस्टिंग भी नहीं होगी। क्लियर है ना, तो कुछ नहीं करेंगे। क्लियर है जी, समझ में आ गई बात। डेटर्स रियलाइज हो गए हमारे, डेटर्स क्या हो गए, रियलाइज्ड हो गए हैं। कितने में, हमारे डेटर हैं 20,000 के, वो मान लो ऐसे लिखा होगा पॉइंट आपके सामने, डेटर्स ₹2000 वर बेड डेट, पॉइंट बस इतना लिखा है। अब क्या करोगे, डेटर्स ऑफ ₹2000 वर बेड डेट। सर अगर 20,000 रुपए डेटर्स के हैं, टोटल 20,000 के डेटर हैं, जिसमें से 2,000 बेड डेट हो गए, तो कितना, इसका मतलब 18,000 क्या हो गए, मुझे मिल गए। बात समझ में आ रही है, 18,000 मुझे मिल गए। क्लियर है ना, तो ये किस में आएगा सर, बैंक में आना था, लेकिन मैं अभी पॉइंट को आगे पढ़ता हूं आपका। डेटर्स ₹2000 वर बेड डेट, ठीक है जी, एंड अमाउंट इज टेकन बाय ए। जो डेटर से पैसा है वो किसने ले लिया, ए ने। अब क्या करोगे, मतलब पैसा ए ही लेके आया और ए अपने पास क्या हुआ, ए ने मान लो डेटर से पैसा ले लिया, या ए कह रहा है भाई डेटर मेरे जानने वाले हैं, उनसे पैसा मैं ले लूंगा, ऐसे समझ लो, पर 2,000 रुपये नहीं देने वाले हैं वो, तो कितने रुपए देने वाले, 18,000 रुपये ना। तो उसकी एंट्री क्या होगी ये बता दो फटाफट। बेटा हमें पैसा किससे लेना है, ए से ना। अब जब ए कह रहा है कि भाई डेटर मेरे जानने वाले, तो मुझे पैसा ए से तो लेना है। अब ए कौन है, पार्टनर है ना। ए कह रहा है कि भाई वो डेटर जो है कुशाग्र, वो मेरा जानने वाला है, तो उससे पैसा कौन ले लेगा, मैं ले लूंगा, ठीक है। लेकिन वो पहले ही मना कर रहा है कि भाई 2,000 नहीं दूंगा, मैं 18,000 रुपये दूंगा। तो उससे रिकवर सिर्फ कितने होने, 18,000। तो ए से लेंगे भी कितने, 18,000। समझ में आ रही है बात। तो हम अब यहाँ पे बैंक की जगह क्या लिख देंगे सर, सिंपल, हमें यहाँ पे मतलब किससे, ए से। अब तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अगर सिर्फ डेटर हैं, एक ही चीज लेके जा रहा है, डेटर्स को ले रहा है, तो बेटा सिर्फ ब्रैकेट में डेटर लिख दो। अगर इसमें भी 2-3 चीजें हैं जैसे यहाँ पे थी डेटर फर्नीचर, तो उनको भी ऊपर नीचे लिख के वैसे कर दो। क्लियर है जी, कितना आ जाएगा इसका, लो जी 18,000 रुपये। समझ में आ गई सारी बातें। बस क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इतनी ही एडजस्टमेंट है। तो क्या हमारा क्वेश्चन हो गया। बेटा हमेशा याद रखना, फिर से सुन लो, हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को पूरा करने के बाद, अभी क्वेश्चन जब करेंगे उसमें देखेंगे, क्वेश्चन को पूरा करने के बाद आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्या आपको चेक करना पड़ेगा कोई एसेट ऐसी तो नहीं है जो बिकी ना हो। देखते हैं जी, क्या प्लांट एंड मशीनरी बिक गई, बिक गई। फर्नीचर, सर यहां फर्नीचर नहीं है, क्या फर्नीचर बिक गया, हाँ सर पॉइंट था ना, फर्नीचर को कौन ले गया, मिसेज बी ले गई, तो वो भी हो गया, ठीक है जी। बेटा बिल्डिंग, सर बिल्डिंग भी गई है ना जी। डेटर्स, डेटर्स भी कौन ले गया, ए ने ले लिए। सर इधर के सारे पॉइंट हो गए। बेटा अगर इधर का कोई पॉइंट छूट जाता, सपोज करो फर्नीचर ही नहीं आता, फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता, तो उस केस में याद रखना फर्नीचर क्या है, टेंजिबल एसेट है या नहीं है। बेटा अगर कोई टेंजिबल एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब इंटेंजिबल एसेट को छोड़ के किसी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनको हम बुक वैल्यू पे क्या कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे। समझ में आ रही है बात। मतलब अगर फर्नीचर के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, अभी तो बोला हुआ है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ नहीं बोलता तो मैं इस फर्नीचर को यहाँ पे बैंक वाले उसमें लिख देता, यहाँ फर्नीचर, यहाँ पे 1 लाख और अमाउंट टोटल करके बाहर लिख देता। लेकिन यहाँ पे बोला है तो इसलिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। समझ में आ गई बात। सेम सर लाइबिलिटी में भी चेक करेंगे, क्या लाइबिलिटी में कोई ऐसी लाइबिलिटी बची जिसको अभी पे नहीं किया हो। तो अगर हम ध्यान से देखें सर, क्रेडिटर नहीं पे किए, क्रेडिटर पे नहीं हुए ना, तो क्रेडिटर को किस पे करेंगे, बुक वैल्यू पे। समझ में आ रही है बात। पैसा देना है तो कहां आएगा, डेबिट साइड में। एंट्री क्या हो जाएगी, रिलाइजेशन टू बैंक। तो आप एंट्री समझो, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रिलाइजेशन के डेबिट में क्या आ जाएगा, टू बैंक। और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, क्रेडिटर्स, कितना 50,000, यानी कि बुक वैल्यू पे। और कोई पॉइंट तो नहीं है सर। मिसेज बी का लोन, बेटा मिसेज बी और फर्नीचर तो आपस में एडजस्ट हो गए ना, तो कोई और पॉइंट नहीं है। क्लियर है, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं। चलिए जी अब चेक करते प्रॉफिट हुआ या लॉस। बताइए जी, मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट होगा, मुझे आपके हिसाब से क्या होगा देख लेना। चलिए निकालते हैं।
बेटा प्रॉफिट और लॉस जैसे बचपन से आज तक निकालते हो वैसे निकालेंगे। 3 और 1 4, 4,60,000 प्लस 18,000, 4,78,000 है ना। कितना आएगा? 4,78,000। तो बेटा इधर भी कितना आएगा? 4,78,000। इसमें से माइनस कर दो 4,50 तो कितना आ जाएगा? 28,28,000 रुपीज। अब बेटा पार्टनर्स के नाम क्या क्या है हमारे? 2 एज कैपिटल और 2, पहले पूरा लिखो यहां पे 2 पार्टनर्स कैपिटल, जैसे हम लिखते आए हमेशा से सेम वैसे ही लिख के लिखेंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल ए और बी। ठीक है जी। हमारे क्वेश्चन में तो रेशियो बताया नहीं मैंने अभी तक। कुशाग्र अब तो याद है तुझे? हैं बेटा याद है ना, पहले चैप्टर में पढ़ा था है ना। रेशियो नहीं दे रखा तो क्या लेंगे? इक्वली। ठीक है जी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल रेशियो। तो बच्चों इसको कितना मिलेगा? 14,000 और इसको कितना मिलेगा? 14। तो ये कहां चला जाएगा? इनकी कैपिटल में। बताओ जी क्या दिक्कत थी रियलाइजेशन अकाउंट में? बेटा अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है ना तो रियलाइजेशन आ जाओ या कुछ भी आ जाओ आप लोग आसानी से कर पाओगे। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? कर लोगे इसके क्वेश्चन? में करेंगे इसका बड़ा वाला क्वेश्चन जिसमें रिलेशन पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक तीनों बनते हैं। बैलेंस शीट नहीं बनेगी इसमें, कैश या बैंक बनेगा। ठीक है। और वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, चांसेस बहुत कम है, फिर भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन करने में क्या जा रहा है। ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।